नरेंद्र मोदी మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం रख करके एक तरफ समृद्ध बना करके देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकते और इसलिए मैं विकास में उसकी ओर बल देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसको मदद करेंगे। अब देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बातें बहुत हुई है। क्या होता था हमें याद है, रेलवे में ब्रिज बन गया है लेकिन दोनों तरफ कनेक्टिविटी नहीं। 2-2 साल ऐसे लटकता पड़ा है ब्रिज। कभी दोनों और कनेक्टिविटी बनी है, ब्रिज नहीं बन रहा है। क्यों? तो या तो वो सरकार हमें पसंद नहीं है या डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की सुनता नहीं है। साइलों में काम चलता है, सैकड़ों प्रोजेक्ट। इतना ही नहीं, एक गांव में रेल जाती है, अब गांव में धीरे धीरे रेल की उस तरफ बस्ती बनने लग गई। अब पीने का पानी ले जाने की पाइप डालनी है, रेल वाले अड़ जाते हैं। 2-2 साल तक पाइप ले जाने की परमिशन नहीं देते थे। मुझे बताइए भाई, उसका क्या गुनाह? सरकार किसी की भी हो भाई, लेकिन उस गांव वाले का क्या गुनाह कि जो रेल के नीचे पाइप ले जाकर के बेचारे को दूसरी ओर पानी देना नहीं देते थे। हमने सरकार में आकर के पहला हुक्म मैंने किया कि ये जो इतनी चीजें उसको क्लियर करो, और मैं आज गर्व से कहता हूं हमने सबको क्लियर कर दिया। ये देखा नहीं कि वहां किस लेवल की सरकार बैठी है, नहीं देखा। विकास ऐसे होता है और इसलिए हमने उस दिशा में प्रयास किया है। हमारे यहां ये कुछ तो चीजें परमिशन में साहब, इतना सारी परमिशन रेलवे को मैंने सभी डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिया है। मैंने कहा है सब डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करो, सभी राज्यों के मिलकर के काम करो। रेल जा रही है वे सारे लोग रुक जाए, ऐसा काम नहीं हो सकता है। हमने विकास की उस परिभाषा को लेकर के चले जाए और इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मैं बात करता हूं तो उन राज्यों की समस्याओं को हमने एड्रेस करना चाहिए। हम वो ये किया वो किया नहीं किया उसके आधार पर देश नहीं चलता है जी। देश को आगे बढ़ाना है तो राज्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं जब राज्य का मुख्यमंत्री था तो मैं हमेशा कहा करता था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, ये मंत्र मैं हमेशा मेरे जीवन में रखा था और मैं सबको बताता था। आज मैं कहता हूं कि देश को समृद्ध बनाने के लिए राज्यों को समृद्ध बनाना है, देश को सशक्त बनाने के लिए राज्यों को सशक्त बनाना होगा। हम कल्पना कर सकते हैं, हमने आते ही ये खनिज रॉयल्टी वगैरह 1.5 गुना कर दिया। वो पैसा किसको जाएगा? राज्यों को जाएगा। वो राज्य कौन है जहां सबसे ज्यादा खनिज है? ये जो मैं पूर्वी हिंदुस्तान के विकास की बात करता हूं ना, उसकी जड़ उसमें है, क्योंकि वो खनिज सबसे ज्यादा हमारे पूर्वी इलाके में है देश में, वह उनको लाभ होने वाला है। कोयला ऑक्शन हुआ, पैसा किसको जाएगा? ये सारा का सारा पैसा राज्य के खजाने में जाने वाला है। कुछ राज्यों ने कल्पना तक नहीं की होगी, उनके बजट से ज्यादा रुपया उनके सामने पड़ा होगा, यहां तक पहुंच पाएंगे। क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों को मजबूत करने का तरीका है कि नहीं है? अभी हमने 42% फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार करके हम दे रहे हैं, जबकि फाइनेंस कमीशन एक मत नहीं है। फाइनेंस कमीशन के मेंबर के अंदर भी डिस्प्यूट है। हम उसका फायदा उठा सकते थे, हम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि हमारा तत्वतः हमारा कमिटमेंट है कि राज्य समृद्ध होने चाहिए, राज्य मजबूत होने चाहिए। 42% देना, ये अमाउंट छोटी नहीं है। जब अमाउंट आप सुनोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे, इतना सारा रुपया आया है। कुछ राज्यों के पास तो तिजोरी की साइज नहीं है इतने रुपये रखने। इतना ही नहीं, उसके उपरांत पंचायतों के लिए अलग, नगर पालिकाओं के लिए अलग, महानगर पालिकाओं के लिए अलग। इतना ही नहीं, डिजास्टर होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उसके लिए अलग। ये सब में मिलाऊं ना तो करीब 47-48% जाता है। और आजादी के बाद पहली बार ये जान करके आपको भी आनंद होगा और शायद उन राज्यों में बैठे हुए हमारे मुखियाओं को भी मैं कहता हूं, शायद उनका भी ध्यान नहीं होगा। आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के राज्यों के पास जो खजाना है और भारत सरकार के पास खजाना है, उस पूरे खजाने का टोटल लगाया जाए और हिसाब लगाएंगे तो निकलेगा 62% खजाना राज्यों के पास है, 38% खजाना भारत सरकार के पास।
पहली बार देश में उल्टा क्रम हमने किया है कि दिल्ली सरकार का खजाना हमने कम किया है, राज्यों का खजाना भरा है। हमारा मानना है कि राज्यों को हमने ताकतवर बनाना चाहिए, राज्यों को विकास के लिए अवसर देना चाहिए, और उस काम को हम कर रहे हैं और राजनीति से परे होकर के कर रहे हैं। इसका दल उसका दल झंडे के रंग देख करके देश की प्रगति के निर्णय नहीं होते। हमें तो अगर झंडे का रंग दिखता है तो सिर्फ तिरंगा दिखता है और कोई रंग दिखता नहीं। और उसी को लेकर के हम चलते हैं। आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारे देश में राजनीतिक कारणों से संप्रदाय का जहर घुलता चला जा रहा है और आज से नहीं चला जा रहा है, लंबे अरसे से चला जा रहा है, जिसने देश को तबाह करके रखा हुआ है, दिलों को तोड़ने का काम किया है। लेकिन सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, हमारी भूमिका क्या है? मैं आज जरा इस सदन को कहना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 2013 मैं पटना में था, गांधी मैदान में था। बम धमाके हो रहे थे, निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए थे, लाखों की जनमेदनी थी, बड़ा ही कलुषित माहौल था, रक्त की धाराएं बह रही हैं। उस समय जब इंसान के हृदय से बातें निकलती हैं, वो सच्चाई के तराजू पर 100% सही निकलती है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है। बम बंदूक के बीच रक्त बह रहा था, लोग मर रहे थे। उस समय मेरा जो भाषण है, और उसमें मैंने कहा था कि मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए, हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है? क्या मुसलमान के साथ लड़ना है कि गरीबी के साथ लड़ना है? मैं मुसलमानों को पूछता था, क्या आपको हिंदुओं को साथ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? और मैंने कहा था, आइए, बहुत लड़ लिया, हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाएंगे। पटना के गांधी मैदान में बम बंदूकों, पिस्तौल और गोलियों के बीच में उठाई हुई आवाज है, और इसलिए कृपा करके हम उन काल्पनिक बातों को लेकर के बयानबाजी कर करके आप नहीं बोलो, रंजीता जी। और इसलिए भारत को प्रेम करने वाले हर व्यक्ति के लिए ये बात साफ है, यह देश विविधताओं से भरा हुआ है। विविधता में एकता, यही हमारे देश की पहचान है, यही हमारी ताकत है। हम एक रूपता के पक्षकार नहीं है, हम एकता के पक्षकार हैं। और सभी संप्रदायों का फलना फूलना ये भारत की धरती पर ही संभव होता है, ये भारत की विशेषता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान बना है, वो संविधान हजारों साल के हमारे चिंतन की अभिव्यक्ति है। हमारा जो संविधान बना है, वो हमारे भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की प्रतिबिंबित करने वाला संविधान है। और इस संविधान के मर्यादा में रह करके देश चल सकता है। देश संविधान की मर्यादाओं के बाहर नहीं चल सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है, किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है।
हर एक किसी को अपने साथ चलने का अधिकार है। और मेरी जिम्मेवारी है सरकार में बैठा हूं, सरकार कैसे चलेगी उसकी जिम्मेवारी है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैं बार बार कहता हुआ आया हूं, संप्रदाय के नाम पर अनाप शनाप बातें करने वालों को कहना चाहता हूं, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं आज मैं आपका मुंह बंद करने के लिए, मेरे पास हजारों चीजें हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं, इसके लिए मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा कमिटमेंट क्या है वो मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने बार बार कहा है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहां एकम सत विप्राह बहुधा वदंती हमारा तत्व ज्ञान रहा। ट्रूथ इज वन, सेज कॉल्स इन अ डिफरेंट वे। सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं, ये हम कहने वाले लोगों में से है। और इतना ही नहीं, यही देश है जहां गुरु नानक देव ने क्या कहा है। गुरु नानक देव ने कहा है, सब में ही रब रेहिया प्रभु एकाई। सब में ही रब रेहिया प्रभु एकाई, पेख पेख नानक बिगसाई। The one God pervades within all, beholding Him in all, नानक in delighted। ये हमारा तत्व ज्ञान रहा है, ये हमारी परंपरा रही है। और इसलिए हम जब हम वो लोग हैं जहां पर तेन तख्ते ने भूंजी था, इसी मंत्र को लेकर के काम करने वाले हम लोग हैं। और इसलिए जब मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास में मुझे आपका भी साथ चाहिए और आपका भी साथ चाहिए, क्योंकि सबका विकास करना है। और मैं फिर एक बार जिन महानुभावों ने विचार रखे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, और जो उत्तम बातें आपके माध्यम से आई हैं उसको भी परीक्षण करके देश के हित में कहां लागू किया जाए उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आगे भी उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ। खड़गे साहिबान सावकाश हरू करा लोकल है का बहुत बहुत धन्यवाद।